हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस एसएचएम को डिस्कस किया था कि एसएचएम कैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो देखिए। स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा 15th एपिसोड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कि कूलम्स लॉ जो होता है या दो चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है वो मीडियम से कैसे इफेक्ट कर होता है। मतलब अगर उन दोनों चार्जेस के बीच के मीडियम को बदल दिया जाए, दोनों चार्जेस के बीच के मीडियम को बदल दिया जाए, चाहे देखो पार्शियली चेंज किया जाए चाहे फुली चेंज किया जाए, तो उस फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा तो कितना पड़ेगा, आओ डिस्कस करते हैं। तो हमें YouTube पे सब्सक्राइब कर लो, इंस्टा पे फॉलो कर लो और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, आज की क्लास। देखो, बेसिकली बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो चार्जेस हैं Q1 Q2 और उन दोनों के बीच अगर डिस्टेंस हमने रख दिया R, ठीक है, तो टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन ES यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको मीडियम कैसे इफेक्ट डालेगा। दो चार्जेस Q1 Q2 बीच में एयर है, मतलब यहाँ पे मीडियम हमारा एयर है। अगर एयर रखा हुआ है हमने मीडियम को, तो जो फोर्स काम करेगा दोनों के बीच में दैट इज K Q1 Q2 बाय R²। ठीक है, K को कैसे लिखते थे, K को ओपन करें, K को जैसे ही ओपन करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R²। अब आपको अच्छी तरह से पता है, जब मैंने आपको एपिसोड 4 या 5 में हमने डिस्कस किया था, शायद एपिसोड 6 में डिस्कस किया था कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो एप्सिलॉन नॉट होता है उसका काम क्या है, मीडियम को डिफाइन करना कि किस मीडियम के अंदर चीजें हो रही हैं। तो इस पूरे फॉर्मूला में मीडियम से रिलेटेड जो फैक्टर है कि चार्जेस के बीच का मीडियम क्या है, मीडियम बिटवीन चार्जेस से रिलेटेड जो फैक्टर है वो सिर्फ एप्सिलॉन नॉट है। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या था, एप्सिलॉन नॉट था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट ये था, बिल्कुल ठीक। तो फ्री स्पेस का मतलब यहाँ पे बच्चों बेसिकली होता, तो देखो फ्री स्पेस का मतलब है वैक्यूम, जहाँ पे एयर नहीं है, लेकिन हम लोग फिजिक्स के अंदर उसको एयर ही एज्यूम करके चलते हैं। फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम हो गया, मतलब कुछ भी नहीं है बीच में, कुछ भी नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली उस केस में यूज किया जाता है एप्सिलॉन नॉट। तो जब मीडियम मतलब चार्जेस के बीच का मीडियम खाली है, कुछ भी नहीं है, तो फॉर्मूला ये। लेकिन मान लीजिए हमने अब क्या किया, इन दोनों चार्जेस के बीच में Q1 और Q2 चार्जेस हैं हमारे पास, इन दोनों चार्जेस के बीच में फुली फिल कर दिया, रेडियस डिस्टेंस R है, यहाँ पे हमने फुली फिल कर दिया एक मीडियम। लाइक मान लीजिए ये मीडियम है, मान लो वाटर फिल कर दिया। तो अब क्या इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बदल जाएगा, यही हमारा आज का क्वेश्चन है। हाँ, आंसर है हाँ, यस, देयर विल बी ए चेंज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कितना चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, आओ देखते हैं। पहला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, क्या इन दोनों के बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, आंसर है नो। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो मीडियम इंडिपेंडेंट होता है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो मीडियम डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, आओ देखते हैं। देखिए, हर मीडियम की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे एयर के लिए आप क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब एयर के अलावा जितने भी मीडियम है, कोई भी XYZ मीडियम है, उसके लिए जो परमिटिविटी यूज करी जाती है बेसिकली वो क्या होती है बच्चों, जैसे इसके लिए होती है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या यूज किया जाता है बच्चों, टर्म यूज किया जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हम लोग एप्सिलॉन R या K से शो करते हैं, कई बुक्स में K, कई बुक में एप्सिलॉन R, और इसको कई बार डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं। तो देखो इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे जो डिफरेंस आता है, क्रिएट होता है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अगर आपने एयर की जगह वाटर को इंट्रोड्यूस कर दिया तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो नया फोर्स है, नया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, पुराना फोर्स तो ये रहा, जो नया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बच्चों, यानी कि जो F वाटर है, F वाटर
जो ऑब्टेन हुआ एक्सपेरिमेंटली F वाटर वो F एयर बाय ए फैक्टर। फैक्टर का मतलब एक फैक्टर था ऐसा जिससे वो रिड्यूस हो गया। ए फैक्टर का मतलब रिड्यूस हो गया। F वाटर जो है वो F एयर बाय ए फैक्टर आ गया। इस ए फैक्टर का मतलब यहाँ पे पता है क्या है? ए फैक्टर का मतलब है रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मतलब बेसिकली अगर हम लोग मीडियम कर देते हैं, यहाँ पे चेंज कर देते हैं, चीजों को बदल देते हैं, बेसिकली दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम चेंज कर देते हैं, तो जिस फैक्टर से फोर्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है, उसको एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी या क्या बोलते हैं बच्चों? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है। तो मतलब अगर हम कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर दें तो दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स रिड्यूस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एयर में अगर किन्हीं दो बॉडीज के बीच में चार्ज 80 न्यूटन फोर्स काम कर रहा था, चार्जेस के बीच में 80 न्यूटन फोर्स काम कर रहा था, मैंने एयर की जगह एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू 2 वाला कोई मटेरियल लगा दिया या k इक्वल टू 2 वाला कोई मटेरियल मैंने यूज कर लिया। मैंने एयर की जगह k इक्वल टू 2 वाला मीडियम फुली फिल कर दिया, पूरा अच्छी तरह भर दिया उसको, तो जो नया फोर्स आया बच्चों वो क्या आ जाएगा? वो 80/2 यानी कि कितना हो जाएगा? 40 न्यूटन हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब आप समझे कि एयर के अलावा अगर कोई हम और मीडियम यूज करते हैं तो जो नया फोर्स होता है वो पुराने का 1/k टाइम्स 1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स 1 एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाता है। दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द थिंग। समझ रहे हो बात मेरी? इस चीज को ध्यान से आप समझिएगा। तो अब देखिए अगर मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा सा इलैबोरेट करूं F एयर बाय एप्सिलॉन आर को, तो मेरे को क्या मिलेगा? आप समझ पा रहे हैं? इस चीजों को नोट करते रहिए, साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। अगर F एयर की मैं बात, F एयर क्या था? अभी थोड़ी देर पहले लिखा था बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आया ना एप्सिलॉन आर, तो यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन लिखा है। तो हमारा जो F वाटर या F मीडियम का अगर मैं फॉर्मूला बना दूं, वाटर तो मीडियम है ना, और मीडियम कुछ भी हो सकता है, F मीडियम का जो फॉर्मूला बना दूं बच्चों तो ये हो जाएगा। समझ रहे हो बात मेरी? इस तरह से आप सोल्व कर पाएंगे। और एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर का जो मल्टीप्लिकेशन है बच्चों, ये भी एक शानदार टर्म है, ये भी एक नई टर्म है, इसको बोला जाता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन क्या चीज है बच्चों? एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो देख पा रहे हो तीन चीजें हुई हैं हमारे साथ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये रिलेशन रहता है इनके बीच में। अब एप्सिलॉन आर को कई बार हम k भी लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट k भी लिखा जा सकता है। तो छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखेंगे। मैं फिर से वो रिपीट करता हूं, क्या क्या मैंने आपको बताया और क्या क्या याद रखना है आपने। क्या क्या बताया मैंने आपको बताया कि जो नया फोर्स है वो पुराने फोर्स का 1 एप्सिलॉन आर टाइम्स k टाइम्स हो जाता है। ठीक है, एप्सिलॉन आर यहाँ पे क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी है। तो अगर हम उसको लिखते हैं तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिखा जाता है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है बच्चों उसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन, यानी कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बोला जाता है। तो नया फोर्स F/k हो जाएगा जब मीडियम क्या है? फुली फील्ड है, पूरा अच्छी तरह से भर दिया, बीच का गैप खाली नहीं छोड़ा। पूरा एयर था, अब उसकी जगह किसने ले ली है? पूरी की पूरी जो जगह ले ली है वो किसने? मीडियम ने ले ली है, हल्का सा भी गैप नहीं छोड़ा। तो देखो क्या क्या हमें देखने को मिलता है, छोटी छोटी बातें हैं, अच्छी तरह से समराइज कर सकते हैं। हमें देखने को मिला कि जब फुली फील्ड है, जब क्या है? फुली फील्ड है, तो F मीडियम जो आता है, F मीडियम जो आता है वो F एयर बाय एप्सिलॉन आर या F एयर बाय k आता है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज कि जो एप्सिलॉन है या एप्सिलॉन और एप्सिलॉन का प्रोडक्ट है उसको एप्सिलॉन बोला जाता है। नाम मैं पहले बता चुका हूं, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये रिलेटिव परमिटिविटी और ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो यहाँ से कई बार हमें एप्सिलॉन आर की वैल्यू भी निकालने को बोल देते हैं, तो क्या निकालोगे बच्चों? एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर? देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन, इन दोनों की जो यूनिट है, डायमेंशंस हैं, वो सेम होंगे, और इनकी क्या होती है ये हम प्रीवियस एपिसोड्स में डिस्कस कर चुके हैं, जहां मैंने आपको कूलम्स लॉ पढ़ाया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ाया था। और एप्सिलॉन आर देखेंगे आप, एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, ये डाइलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक, इसको और क्या बोला जाता है बच्चों, इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। और ये फिक्स होता है, ये फिक्स होता है हर चीज के लिए। क्लियर? जैसे कुछ एग्जांपल दूं मैं, इसकी वैल्यू मेटल्स के लिए बच्चों इनफाइनाइट होती है। मेटल्स के लिए क्या होती है? इनफाइनाइट, याद रख लेना। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मेटल्स के लिए बच्चों क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। और प्योर वाटर के लिए, डिस्टिल्ड वाटर के लिए बच्चों इसकी वैल्यू अबाउट 81 के आसपास होती है। और एयर के लिए बच्चों इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। एयर के लिए 1 होती है, एयर के लिए 1 होती है, मतलब एप्सिलॉन और एप्सिलॉन बराबर होते हैं, इक्वल होता है एयर के लिए। बात समझ आई मेरी? वाटर के लिए याद रख लेना 81, और मेटल के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार इसकी जरूरत पड़ जाती है, इनफाइनाइट होती है। समझ गए क्या चीज है ये, कैसे फर्क पड़ता है? ये तभी जब मीडियम को क्या कर दिया जाए? फुली फिल्ड कर दिया जाए, बीच में बिल्कुल गैप नहीं छोड़ा जाए। अब एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको बताता हूं, शायद ही किसी पर्टिकुलर बुक में आपको मिले पढ़ने को। क्या है वो कंसेप्ट? ये सारा नोट कर लेना आप लोग पॉज करके। कंसेप्ट ये है कि है वही चीज, वहीं से शुरू करेंगे। Q1 Q2 गैप है दोनों के बीच R, तो F एयर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। क्या होगा बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब मैंने क्या किया? अब मैंने ना बीच के जो मीडियम है उसको पूरा नहीं फिल किया। मैंने कैसे फिल किया? मैंने ऐसे फिल किया, Q1 Q2 इतनी जगह पे, इतनी थिकनेस पे, T थिकनेस पे मैंने कोई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K फिल कर दिया। T थिकनेस पे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K फिल कर दिया। इतनी जगह पे भी एयर है और इतनी जगह पे भी एयर है। समझ रहे हो? मैंने चीजें बदल दी हैं। मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ और सिर्फ इतने हिस्से में, T पार्ट में, मैंने डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K को फिल कर दिया। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा उसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, बहुत कम जगह पे आप इसको ऑब्टेन करोगे, लेकिन यहाँ पे आपको मिलेगा। तो अच्छी तरह देखो, अगर ऐसा होता है कि मैं क्या करूं, सिर्फ इतना स्पेस है, बाकी जगह एयर है, तो देखो नया फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा बच्चों? जो फॉर्मूला हमें मिलेगा ना वो ये आएगा, F न्यू, नया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, अच्छी तरह याद रखना, R माइनस P प्लस T रूट के होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द गेम चेंजर। ये है वो कंसेप्ट जो आपको जेईई और नीट में लोगों से थोड़ा सा आगे ले जाएगा। क्या है फॉर्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R माइनस T प्लस T रूट के स्क्वायर। समझ गए? इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ऐसे चीजें बदल जाएंगी। T क्या है? वो थिकनेस है जहां तक डाइइलेक्ट्रिक फिल किया हुआ है। अगर आप K की जगह एप्सिलॉन R लिखते हैं तो यहाँ भी K की जगह क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन R आ जाएगा। तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये बन जाता है। तो होप आपको मीडियम का जो प्रेजेंस है दो चार्जेस के बीच में, कैसे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इफेक्ट करता है पता लगा। हर बार वो क्या कर रहा है? रिड्यूस ही कर रहा है, हर बार फोर्स को रिड्यूस कर रहा है, चाहे फुली फील्ड है चाहे पार्शियली फील्ड है, कभी भी इंक्रीज नहीं करता। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ इसके ऊपर, बहुत अच्छा क्वेश्चन अपने डिस्कस करते हैं, देखिए ध्यान से। आपको बच्चों बोला गया कि दो चार्जेस हैं Q1 Q2, ठीक है, इनके बीच का जो गैप है बच्चों वो है R। क्लियर? अब क्या बोला गया? तीन केसेस दिए गए। केस 1 में जो फोर्स है, केस 1 व्हेन ओनली एयर इज प्रेजेंट, देन ES force मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज F1। केस 2 when medium is fully filled with K equal to 4, K equal to 4 मतलब डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट with value 4, then ES force is F2, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F2 है। केस 3 क्या दिया गया है? केस 3 when R/2 distance is filled with K equal to 4 and R/2 is filled with air, then ES
force is F3. Find F1 ratio F2 ratio F3. ट्राई करो, पॉज करके जल्दी से ट्राई करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है। क्वेश्चन समझ लो ध्यान से, किया ट्राई, अच्छी तरह देख लो क्वेश्चन पे, ट्राई करो। 3 केस है, जब एयर है सिर्फ तो फोर्स F1 है, जब K इक्वल टू 4 फुली फिल्ड है फोर्स F2 है, जब आधा एयर से फिल्ड है आधा K इक्वल टू 4 से फिल्ड है तो F3 है। क्या पूछा है? F1 रेशियो F2 रेशियो F3। तो करे सॉल्व, आ जाओ। केस 1 देखते हैं। When only air is present, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, जब एयर प्रेजेंट है तो क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R स्क्वायर, जब सिर्फ एयर प्रेजेंट है। केस 2, जब डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट है सिर्फ F2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे मैंने 4 पुट कर दिया बच्चों, क्योंकि 4 है ना उसकी वैल्यू डाइलेक्ट्रिक की, Q1 Q2 by R स्क्वायर, या अगर मैं थोड़ा अच्छी तरह इसको लिखूं तो बच्चों ये आ गया F1/4, ये आ गया F1/4, क्योंकि ये सारा जो बच गया ये वाला, ये क्या बचा? F1 ही तो बचा, F1 बाय क्या आ गया? 4 आ गया। केस 3 F3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अप्लाई करें फॉर्मूला, Q1 Q2 पढ़ा रहने दो, अब आए यहाँ पे R माइनस T प्लस T रूट के होल स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R, T बच्चों कितना है? थिकनेस R/2 रूट 4 स्क्वायर। समझ लो बात मेरी? K की वैल्यू कितनी थी? 4। ये देखिए कितना आ गया, ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। बच्चों अब इसको सॉल्व करना है, R माइनस R/2 होता है R/2, और R/2 प्लस ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, प्लस R, सिंपल कैलकुलेशन में 3R/2 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 9R²/4 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इसको अगर अपने इतने पोर्शन को अगर F1 एज्यूम करते हैं तो ये क्या आ गया? ये आ गया 4F1/9। लो इक्वेशन 3 आ गई, 4F1/9 इक्वेशन 3 आ गई। समझ आया? सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो देखो रेशियो निकाल दें, क्या आ जाएगा? F1 रेशियो F2 कितना है? F1/4 रेशियो F3 कितना है? 4F1/9 F1 1 रेशियो 1/4 रेशियो 4/9। चाहे तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 36 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंप्लीफाई हो जाएगा 36 रेशियो 9 रेशियो 60। दैट्स इट, खत्म क्वेश्चन। समझ गए? इस तरह से अच्छे से क्वेश्चन को आप अंजाम तक लेके जा सकते हैं। क्लियर? एक होमवर्क क्वेश्चन ले लो जल्दी से, केस 1 केस 2 केस 3, तीनों मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, आप ट्राई करना, आंसर बताना कमेंट बॉक्स में। केस 1 फुली फिल्ड विद एयर, कहानी वही पिछले क्वेश्चन जैसे, ट्राई करना। केस 2 फुली फिल्ड विद K इक्वल टू 16। केस 3 filled R/3 with K equal to 16 and बाकी जो बचा 2R/3 with air। ठीक है, इस केस में F1, इस केस में F2, इस केस में F3। आपको क्या बताना है? आपको F1 रेशियो F2 रेशियो F3 फाइंड आउट करनी है। क्लियर? होप आपको ये आज का कंसेप्ट समझ आया होगा, मीडियम पे इफेक्ट आपने समझा होगा। बहुत जल्द मिलेंगे नई वीडियो के अंदर जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में ऑलमोस्ट हमने सभी चीजें डिस्कस कर ली है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भेज दो, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, इंस्टा पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मिलते हैं नई वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अभी तक बातें हो रही थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में। तो चलिए, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।